एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। और अगर आपको लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है सरकारी दफ्तरों के तरह रन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी प्रोफेशनली रन म्यूचुअल फंड हाउस है और जितने भी प्राइवेट टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे compete करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो व्यूअर स्पेसिफिकली एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आज टॉप 5 इक्विटी फंड्स लाया हूं मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देखें 2010 से, तो आप देख सकते हो कि -25% तक के मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स रहे हैं 2 बार। और इसके अलावा भी आप देखो तो एक छोटा सा फेज रहा है जहां पे ये नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। वहीं 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो 0% के रिटर्न्स बहुत कम टाइम ही दिए हैं इसने। इसके अलावा जो है मोस्टली इसने 10% के ऊपर काफी टाइम रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसने 10% के ऊपर ही रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा एक छोटा सा फेज है जहां पे इसने 0 to 10% के बीच के रिटर्न्स दिए हैं। 7 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखें, यानी आप 7 साल इन्वेस्ट कर रहे हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप देखोगे कि मोस्टली इसके रिटर्न्स 10% के ऊपर ही रहे हैं। एक छोटा सा फेज है जहां पे ऑलमोस्ट 8% के 8 to 10% के रेंज में इसने रिटर्न दिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली ये 10% के ऊपर ही रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट कई सारे फेज तो ऐसे गए हैं जहां पे इसने 15% के ऊपर भी रिटर्न दिए। और आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली इसने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स लाए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स को एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस पे दिखाऊं आपको, तो इनिशियली अगर आप 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न की बात करो या 3 ईयर रोलिंग रिटर्न की बात करो, तो लेस देन 0% यानी नेगेटिव रिटर्न्स 22% और 3% है। और वहीं जैसे ही आप 5 साल और 7 साल की बात करोगे तो यहाँ नेगेटिव रिटर्न्स है ही नहीं। और वहीं अगर आप ग्रेटर देन 20% की भी बात करोगे, तो जहां 1 ईयर 3 ईयर में ग्रेटर देन 20% जो है आप देखोगे ऑलमोस्ट 25% के आसपास है, वो इंटरेस्टिंगली रिड्यूस हो जाता है। यानी मोर देन 20% के रिटर्न्स कोई कोई टाइम अगर दिए भी है 1 ईयर 3 ईयर्स में, तो ऐसा लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं होता है। स्पेशली लार्ज कैप की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 20% मात्र 9% टाइम हुआ है 5 ईयर्स में। और 7 ईयर्स यानी 7 साल से ज्यादा अगर आपने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपको 20% के ऊपर रिटर्न नहीं मिलेंगे। मोस्टली आपको 12 to 20% के रिटर्न में मिलेंगे। और उसमें भी आप देखोगे सबसे ज्यादा 12 to 15% के रेंज में ही रिटर्न मिले हैं। और ये जो 15 to 20% के रेंज में जो आपको 39% टाइम दिख रहा है, वो अगर आप मीडियन से देखोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। मीडियन और मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो ये लगभग 15-16% के आसपास ही है। तो आपको ओवरऑल इस फंड से 12 से 17% के रेंज में आपको रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। मैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो 89% जो है लार्ज कैप में है और वहीं 11% जो है स्मॉल एंड मिड कैप में है। ये जो 11% स्मॉल एंड मिड कैप में, यही एक्स्ट्रा अल्फा जो जनरेट करते हैं ओवर बेंचमार्क निफ्टी 50 या निफ्टी 100 से, वो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश स्मॉल एंड मिड कैप से ही है। और अगर आप स्टॉक्स का देखोगे तो 52 स्टॉक्स है, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 50% वेटेज है। इसका मतलब है कि ये जो रिमेनिंग 52 में से 10 माइनस करोगे आप, ऑलमोस्ट 42 है, उसमें से मेजर मेजर जो है स्मॉल एंड मिड कैप में ही है। यानी ये लार्ज कैप में तो कॉन्सेंट्रेटेड है, अपने 89% में तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है। बाकी स्मॉल एंड मिड कैप में जो है इसने काफी सारे स्टॉक्स पिक करने पड़े इसको। और उसका मेजर रीजन ये है कि ये आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। यानी 11% भी अगर इसने स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, तो लगभग इसको 3100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल एंड मिड कैप में करना पड़ता है। जो कि स्मॉल स्मॉल कैप के अगर आप म्यूचुअल फंड्स की एवरेज साइज भी देखोगे तो लगभग 4-5 हजार करोड़ है। तो यही रीजन है कि इसको 30-40 स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप से चूज करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये 52 स्टॉक्स दिख रहा है। अदरवाइज ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड ही है लार्ज कैप के अंदर। और वहीं अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो, तो वो है कि एक तो सोहिनी अंदिनी जो है काफी पॉपुलर फंड मैनेजर है और वो 2013 से इस फंड को मैनेज कर रही है और काफी रिनाउंड है। और वहीं अगर हम देखें तो फंड काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया अगर हम रोलिंग रिटर्न्स भी देखें। और वहीं अगर हमने, जैसा मैंने पहले भी कहा, स्मॉल एंड मिड कैप से ही अपना एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रही है। एसबीआई ब्लू चिप वर्सेस एक्सिस ब्लू चिप, ये वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपको इसके डिटेल लेवल पे कंपैरिजन देखना है कि क्यों एक्सिस ब्लू चिप और एसबीआई ब्लू चिप के बीच में एक इन्वेस्टिंग स्टाइल का डिफरेंस है, जिसके वजह से एसबीआई ब्लू चिप आपको कई बार खराब परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये एक्सिस ब्लू चिप जैसा ही परफॉर्म करता है। और जैसा मैंने कहा कि इसके रिटर्न्स अगर आप देखोगे एसबीआई ब्लू चिप के, तो एक्सिस ब्लू चिप की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट 14% के रिटर्न दिए हैं कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप जिसने 18%। वहीं 3 इयर्स में देखोगे तो 13%। वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने ऑलमोस्ट 4% ज्यादा रिटर्न दिए। इसका मेजर रीजन ये है कि एसबीआई ब्लू चिप अपना अल्फा जो है एक्स्ट्रा
स्मॉल एंड मिड कैप से जनरेट करने की कोशिश करता है। और इसमें क्या होता है कि लास्ट 3 साढ़े 3 साल से अगर हम देखें, जनवरी 18 के बाद से स्मॉल एंड मिड कैप ने परफॉर्म नहीं किया है और लास्ट 1 ईयर में 100% रिटर्न दिए हैं मोस्टली स्मॉल एंड मिड कैप ने। और उसके बाद भी जो है ये जनवरी 2018 के रेंज में आया है अभी भी। तो इस वजह से लास्ट 3.5 ईयर्स के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से स्मॉल एंड मिड कैप के ये फंड का रिटर्न्स आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। बट लॉन्ग टर्म में जैसे अभी भी हम देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप में काफी अच्छा मोमेंटम आया है और आने वाले 1 साल में ऐसा लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा रिटर्न्स देगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सिस ब्लू चिप के साथ ये ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स ही दिखेगा। तो ये अपनी एक फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है। तो अगर आपको स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा एक इन्वेस्ट करने में कंफर्ट लगता है तो आप इस कैटेगरी के लार्ज कैप फंड को बिल्कुल देख सकते हो। अगला फंड की हम बात करें तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड है। तो जब अब मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की बात कर रहा हूं तो ये बेसिकली इस फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके प्राइमरी रीजन है कि बैंकिंग इंडस्ट्री यूजुअली 2 to 3% बेटर परफॉर्म करती है इंडस्ट्री से या कंट्री की जीडीपी से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि जितने भी पीएसयू बैंक है वहां से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट टॉप बैंक्स है वो मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली गेन कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर और कैपिटल मार्केट यानी म्यूचुअल फंड्स या कैम सीडीएसएल इस तरह के जो बिजनेस है, इस तरह के बिजनेस में भी आने वाले 10 साल में जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है तो कैपिटल मार्केट का बिजनेस भी बढ़ने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एनबीएफसी का भी मोस्ट ऑफ द बैड सिचुएशंस आर ओवर और अभी जो है चीजें यहाँ से पॉजिटिव की तरफ नजर आ रही है। और इस वजह से आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं तो एचडीएफसी ने भी रिसेंटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का एक एनएफओ लाया है। बट मुझे लगता है कि एसबीआई बैंकिंग जो प्रूवन है ऑलमोस्ट 6 साल का डेटा है, उसने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। तो इस वजह से आप इस फंड को रडार पे रख सकते हो। और लास्ट 1 ईयर में अगर आप रोलिंग रिटर्न देखो या लास्ट 3 ईयर्स में रोलिंग रिटर्न देखो, कंसिस्टेंटली इसने कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स लाए हैं। और वहीं अगर हम देखें तो ये 2015 से ये लॉन्च हुआ था, इस वजह से मैंने 5 ईयर और 7 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स निकाले नहीं है। और वहीं अगर आप देखोगे तो इसके मोस्ट ऑफ द टाइम इसके रिटर्न्स 16.83% मीडियन रिटर्न्स है और वहीं एवरेज भी देखें तो 15%। तो ये जो रिटर्न्स है ये लगभग 15-16% के आसपास है। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है उसके बावजूद इसके 15-16% रिटर्न्स इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखाऊं। प्री पैंडेमिक लेवल पे अगर हम देखें तो बैंकिंग निफ्टी ऑलमोस्ट 32,000 समथिंग पे था और आज के समय हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 34,000 है। यानी ये हार्डली 7 to 8% अप है अपने प्री पैंडेमिक लेवल से। और वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्री पैंडेमिक लेवल था ऑलमोस्ट 12,100 और अभी की टाइम हम बात करें तो ऑलमोस्ट 15,600। तो ये लगभग लगभग 30% अप है वहां से। और ऐसा हमें बैंकिंग निफ्टी में दिख नहीं रहा है करंटली। तो इस वजह से जो है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के भी रिटर्न्स थोड़े से कम दिख रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक जो है सिमिलर टू निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट 30% अप जाएगा तो आपको ये रिटर्न्स ऑलमोस्ट 18-19% दिखेंगे विच विल बी स्लाइटली हायर देन लार्ज कैप फंड्स। और करेंटली भी अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इसके अगले जो राइज होगी वो एक्सपेक्टेशन बैंकिंग निफ्टी से ही। अगर बैंक निफ्टी जो है जिसका ऑलमोस्ट 35 to 40% का वेटेज है निफ्टी 50 में, वो जब तक राइज नहीं करता तब तक इवन निफ्टी 50 का राइज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो क्योंकि आने वाले टाइम में बैंकिंग इंडस्ट्री का काफी अच्छा ग्रोथ स्कोप दिख रहा है, स्पेशली प्राइवेट सेगमेंट की बात करें तो इस वजह से आप इस फंड को रडार पे रख सकते हो और 15 to 16% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। और वहीं अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो मोस्टली 17 स्टॉक्स है और मोस्टली लार्ज कैप की है। 89% जो है लार्ज कैप में ही है। और इसे अगर मैं पीयर कंपैरिजन भी करूं तो एसबीआई बैंकिंग को तो चाहे आप टाटा बैंकिंग की बात करो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया या आदित्य बिरला सबसे बेटर परफॉर्म ही किया है। और बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा फंड है और इसके जो फंड मैनेजर है मिलिंद अग्रवाल, ये 2019 से ही ज्वाइन किया। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यूजुअली मैंने जो देखा है कि लार्ज कैप में जो है ना एक फंड हाउस का जो खुद का प्रोसेस सेटअप जो होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं ना वहाँ फंड मैनेजर का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो क्योंकि एसबीआई अपने आप में काफी अच्छा प्रोफेशनल और रिनाउंड, तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि इसके रिटर्न्स कंसिस्टेंटली आने वाले टाइम में अच्छे करना चाहिए। और वहीं अगर हम सिंस इंसेप्शन देखें तो ऑलमोस्ट 16% के रिटर्न है। और अगर आप फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यानी आपको चाहिए कि 25 से 30 स्टॉक्स हो आपके पोर्टफोलियो में और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए और आप एक फंड से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसबीआई फोकस फंड जो है बिल्कुल आपके लिए है। और इसमें अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स दिखाऊं तो ये इसका 2004 में ये लॉन्च हुआ था और तब से लेके अब तक के अगर हम 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो कंसिस्टेंटली इसने कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स ही दिए हैं थ्रू आउट। और वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि
3 इयर्स में, तो 3 इयर्स में भी इसने कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। और 0% के नीचे आप देखोगे तो बहुत कम टाइम हुआ है इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, मोस्टली इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। और वहीं अगर मैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न दिखाऊँ तो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब भी आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो स्पेशली इक्विटी फंड्स में, तो पता चलता है कि अच्छे रिटर्न्स आते हैं। स्पेशली अगर आप देखो तो बहुत कम टाइम में लेस देन 10% के रिटर्न दिए हैं, और नेगेटिव रिटर्न्स की तो सवाल ही नहीं है। और वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे 7 इयर्स दिखाऊँ जहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, तो आप देखोगे मोस्टली जो फंड है 10% के ऊपर ही रिटर्न्स दिए हैं। जहाँ पे अगर आप मीडियन देखोगे तो 16.62% का है, नेगेटिव रिटर्न्स बिल्कुल नहीं है। यहीं पे मैं अगर चारों रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करूँ तो जहाँ पे 1 ईयर में ऑलमोस्ट 20% चांस था कि आप नेगेटिव रिटर्न्स बनाओ 1 ईयर में, वहीं अगर आप 7 इयर्स की बात करो तो 0% के चांसेस है। और वहीं ग्रेटर देन 20% के प्रोबेबिलिटी भी जो 1 ईयर में ऑलमोस्ट 40% था, वो जो है रिड्यूस होके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% पे आ गया है 20% के ऊपर। तो जितना ज़्यादा लंबा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक रेंज में आ जाता है, और वो जो रेंज है वो 12 टू 20% के बीच में है। और वहीं पे अगर मैं एवरेज या मीडियन भी देखूँ तो ऑलमोस्ट 17% के आसपास है। तो आपको मोर और लेस जो है इसमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 12 टू 20% के बीच में, और वहीं मीडियन जो है वो अराउंड 17% के रिटर्न्स है। और वहीं अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो पोर्टफोलियो में जो है 57.5% जो है लार्ज कैप है, 42% स्मॉल एंड मिड कैप है। और इसमें फॉरेन स्टॉक्स भी है, क्योंकि आपको अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो गूगल और एनवीडिया में भी इसने ऑलमोस्ट 7% के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। और वहीं अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजें कुछ देखूँ तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है जैसा हमने देखा। और इसके अलावा ये जो फंड हाउस है ये इन जनरल अल्फा जो जनरेट करना चाहता है वो स्मॉल एंड मिड कैप के थ्रू करना चाहता है। और क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में लास्ट 3.5 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है, इस वजह से आपको थोड़े से कम रिटर्न्स दिखेंगे कंपेयर टू पीएस। यहाँ पे मैं दिखाऊं तो 3 इयर्स और 5 इयर्स में भी इसने स्लाइटली कम परफॉर्म किया है कंपेयर टू, चाहे वो एक्सिस हो या फिर बाकी फंड्स हो, इवन पराग पारिक। और पराग पारिक की जब हम बात करें तो पराग पारिक का ऑलमोस्ट 30% जो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनी में, और लास्ट 5 इयर्स में जो टेक कंपनीज है यूएस की उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से पराग पारिक के अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। अदरवाइज अगर हम लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो ये फंड डेफिनेटली एक ऐसा फंड है जो कंपेयर टू इट्स पीयर्स बिल्कुल बराबर के रिटर्न्स ला सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि आपको एक ऐसा फंड चाहिए जहाँ पे सिर्फ इक्विटी नहीं डेट का भी डिसीजन फंड मैनेजर खुद ले, और आप बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, डेट फंड हो, ये सारे फंड्स में इन्वेस्ट करता है। और इस फंड की अगर हम बात करें तो रोलिंग रिटर्न्स 1 ईयर की देखें तो कई बार इसके नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। और वहीं 3 इयर्स और 5 इयर्स में भी देखें, इसका 1996 का फंड है तो काफी पुराना फंड है। और वहीं अगर हम देखें तो 0% के नीचे कुछ कुछ टाइम इसने रिटर्न्स दिए, हालांकि मोस्टली इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। और वहीं अगर हम देखें 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। ये जो है ये एक डॉट कॉम बबल का फेज था, जिस वजह से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। बट अदरवाइज आप देखो तो लास्ट 15-20 ईयर्स में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मोस्टली पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं अगर मैं मीडियन देखूँ तो 13 के आसपास का मीडियन है 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में। और वहीं 7 इयर्स की बात करें तो यहाँ आप देखोगे तो 13.68% के रिटर्न्स है मीडियन। और वहीं अगर आप देखो तो 0% के नीचे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे ये 0% के नीचे रिटर्न्स दिया। और वहीं 20% के ऊपर भी 15% है, जो कि काफी कम है। मोस्टली इसके रिटर्न्स जो है ये 12 to 15% के रेंज में ही आए हैं। और वहीं अगर मैं इसकी एसेट एलोकेशन की बात करूं तो लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 56% के आसपास है, और वहीं स्मॉल एंड मिड कैप में जो है 14.5% है। यानी ऑलमोस्ट 71% इक्विटी में है, 21% जो है डेट में है, और बाकी जो 7.7% है ये बेसिकली कैश इक्विवेलेंट में फंड ने रखा है पैसा। ये बेसिकली लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए होती है। और वहीं अगर हम देखें तो फॉरेन में ऑलमोस्ट 6% का स्टेक है कंपनी का। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जो फंड हाउस है ये अपना अल्फा जो है स्मॉल एंड मिड कैप से जनरेट करने की कोशिश करता है। और वहीं अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। और इसके फंड मैनेजर जो है आर श्रीनिवासन है, जो काफी पॉपुलर है और काफी पुराने टाइम से एसबीआई फंड हाउस के साथ है। और ये एक मेजर रीजन होती है कि एसबीआई फंड हाउस जो है इसके फंड मैनेजर्स जो है कंपनी को छोड़ के जाना नहीं चाहते। जिस तरीके से हम लोगों का ट्रस्ट है एसबीआई में, ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉयज का भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, और वो भी इस कंपनी के साथ जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आप जो फंड मैनेजर को देके एक्चुअली इन्वेस्ट करते हो वो फंड मैनेजर काफी लंबे टाइम तक उस फंड को मैनेज करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं मिलते आपको। अगला फंड की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप, तो एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप सेगमेंट में ये
बहुत ही अच्छा फंड है और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो तो ये फंड डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए। और इस फंड की अगर हम बात करें तो 1 ईयर की रोलिंग रिटर्न्स देखें 2009 का ये फंड है तो काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 12 साल की डेटा है हमारे पास। और अगर हम देखें तो कैटेगरी एवरेज से कंसिस्टेंटली इसने बेटर रिटर्न्स लाए हैं। और वहीं मैं 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न दिखाऊँ तो गैप क्लियरली दिखता है कि कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स है और यहाँ मोस्टली इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। आप देखो तो सरप्राइजिंग है कि इवन आफ्टर बीइंग स्मॉल कैप 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में भी इसने बहुत कम टाइम ऐसे नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और मोस्टली इसने जो है 20% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। तो इसलिए हम जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं बहुत लोग, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। और वहीं मैं अगर 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न दिखाऊँ तो 70% के ऊपर प्रोबेबिलिटी है 20% के ऊपर के अमेजिंग रिटर्न्स बनाना। और वहीं मीडियन रिटर्न्स देखो तो आप ऑलमोस्ट 24% का है, मतलब अमेजिंग है। और वहीं 7 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स दिखाए तो कंप्लीटली कंप्लीटली ऑलमोस्ट 20% के ऊपर रिटर्न्स है। तो जो लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता या म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं बनते, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप एक बार एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखो, बहुत ही उम्दा फंड है और कंसिस्टेंटली इसने 20% के ऊपर रिटर्न्स लाए हैं। 20% के ऊपर के रिटर्न्स का मतलब है कि आपका पैसा ऑलमोस्ट 4 साल में डबल होता है। इस तरीके से आप कंपाउंडिंग इफेक्ट ला सकते हो अपने पैसे पे। तो ये जो है बहुत ही उम्दा फंड है। और यहीं पे अगर मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स में भी दिखाऊं तो जैसे आप 1 ईयर 3 इयर्स की बात करो तो ऑलमोस्ट 45% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है 20% के रिटर्न्स की। और वहीं 5 ईयर 7 इयर्स में जाओगे तो 70% के ऊपर और 90% के ऊपर रिटर्न्स है। 20% के ऊपर की रिटर्न्स लाना तो ये अमेजिंग है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं आपको, तो स्मॉल स्मॉल एंड मिड कैप आज भी 2018 जनवरी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर इंडेक्स पे ही है, अभी भी इसने बहुत ज्यादा राइज नहीं किया है वहां से। और इस सिचुएशन में भी आपको अगर 25% के आसपास के मीडियन रिटर्न्स दिखते हैं तो ये अमेजिंग है। और यहीं पे अगर मैं आपको इसके पोर्टफोलियो का दिखाऊं तो 49 स्टॉक्स है इसके पास। और इवन आप कंपेयर करो इसको बाकी स्मॉल कैप के फंड से तो मोस्टली इसने कंपेरेबल या बेटर रिटर्न्स ही दिए हैं। और इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि आर श्रीनिवासन जो है कंपनी के सीईओ भी हैं, बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि आप अगर आपका एसेट साइज बहुत बड़ा होता है ना तो स्मॉल एंड मिड कैप में आपको एलोकेशन लेने में मुश्किल होता है। और यहाँ पे फंड जो है बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन होता है तो ये पॉज कर देता है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। और उससे क्या होता है कि इनके लिए डिसीजंस लेना इजी होता है। स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ले नहीं सकते आप, बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे इसने कई बार 2015 में अक्टूबर में इसने इन्वेस्ट नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट पॉज कर दिए थे। इसके बाद वापस इसने रिज्यूम किया 2018 में। और उसके बाद जो है इवन मैं आपको बताऊं कि प्री पैंडेमिक में भी इसने वापस से लमसम इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट किया था और आई थिंक ऑलमोस्ट सितंबर 2020 में वापस से पॉज कर दिया था लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से फंड हाउस जो है हमेशा जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमेशा लेता नहीं है। ये जब भी मार्केट में अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी दिखती है स्मॉल एंड मिड कैप में तभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेता है। और करेंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 पर मंथ की एसआईपी अलाउ करता है और कोई लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करता है। तो इसके अलावा आप चाहो तो मेरे म्यूचुअल फंड सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने जितनी भी कैटेगरी है ईएलएसएस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड या फिर इंटरनेशनल फंड, ये सारे फंड्स को इसमें कवर किया है। इसके अलावा जितने भी वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हो, वहां पे मैंने लिंक अटैच किए हैं। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड रिलेटेड टॉपिक है जिसको आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।